डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके के बयान आए, खास करके सीज फायर को लेकर, उसको लेकर के भी एक अलग नैरेटिव, भारत की एक कमजोर नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। जब भारत ने कोई युद्ध किया ही नहीं है तो हमको सीज फायर कहां करना है? कि पीओके हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे। तो जो वो मौका आपने गवा दिया, जनता वो समझना चाह रही थी कि वो मौका आपने क्यों छोड़ दिया। तो जो विपक्ष में होता है उसको लगता है कि यही मौका है, और जो सरकार में होता है उसको आटे दाल का भाव पता चलता है कि कब क्या करना है। वो चाहे 1971 में इंदिरा गांधी रही हो, चाहे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो। क्या खतरा था कि जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत तेजी से और सकारात्मक तरीके से चल रहा था, उसको अचानक ही स्थगित किया गया। चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा हो। आज चीन ने भी भारत की एक ताकत को देखा है कि भारत कितना मजबूत हो चुका है। दुनिया के अखबारों में, दुनिया की वेबसाइट्स पर अब भारत की जो जीत है उसको अच्छे से किया जा रहा है, और जितना ज्यादा हमने नुकसान दुश्मन को पहुंचाया उतना तो हम बता भी नहीं पाए थे। ये देश को आज समझ में आ रहा। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा कदम जिसे भारत ने उठाया तो उसके बाद पाकिस्तान पानी मांगता रह गया। उसके पहले के फैसलों से पहले ही पाकिस्तान पानी मांग रहा था, लेकिन उसके बाद एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान तरसता हुआ नजर आया। इसको मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग जगहों पर भारत ने जिस तरीके से प्रिसाइज अटैक्स किए, पहले तो पाकिस्तान किसी को बता नहीं रहा था, अब चाहकर भी दिखा भी नहीं पा रहा है, अपना दुख जता भी नहीं पा रहा है। उसके लिए दुनिया भर के देशों के पास गया, तमाम तरह की बातें कही, लेकिन अब खुद एक के बाद एक जो पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से चीजें निकल कर आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उससे ही पाकिस्तान बेनकाब होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई भारत को लेकर, भारत के अंदर, और पश्चिमी मीडिया ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसकी एक बड़ी वजह क्या थी, और वो नैरेटिव ऐसा बनाने की कोशिश क्यों की गई, क्यों भारत की ताकत को कम आंकने की कोशिश की गई, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके के बयान आए, खास करके सीज फायर को लेकर, उसको लेकर के भी एक अलग नैरेटिव, भारत की एक कमजोर नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि बाद में खुद ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए, लेकिन उसके बावजूद नैरेटिव की लड़ाई बहुत तेज हो गई है। यानी कि वो ड्रोन्स और मिसाइलों की लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई लगातार जारी है। और इस नैरेटिव की लड़ाई के मायने क्या है, क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से कोशिश हो रही है, सब जानेंगे समझेंगे। सभी खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं। सबसे पहले अवधेश सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की। नैरेटिव की लड़ाई, वो गोली बंदूक मिसाइल ड्रोन, इनकी लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अब नैरेटिव की लड़ाई एक मोदी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा विषय बन गई है कि नैरेटिव की लड़ाई कैसे जीती जाए। और नैरेटिव हर तरफ से बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसके लिए अलग अलग रणनीतियां तो हैं, लेकिन नैरेटिव इन सब के बीच ये भी बनाने की कोशिश की गई कि सीज फायर एक बड़ा कमजोर कदम था। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि सीज फायर शब्द भारत के किसी भी मान्य प्रवक्ता ने प्रयोग नहीं किया है। न तो जिस दिन 10 मई को जिस दिन की फायरिंग वगैरह रुकी थी, उस दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। 2 बार हमारी सेना की 2 महिला प्रवक्ताओं बाकी ने किया था, और 2 बार विदेश सचिव ने किया था। एक बार भी सीज फायर शब्द नहीं था। उसके अगले 2 दिनों तक सेना के तीनों अंगों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी सीज फायर या युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री के 2 भाषण हुए हैं, एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है, एक आदमपुर से हुआ है, उसमें भी यह शब्द नहीं था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी लगातार अब उन हवा एयरवेस पर जा रहे हैं जिसको पाकिस्तान ने कहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया, उन्होंने भी कभी नहीं कहा था। जो सीज फायर शब्द है वो पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के उस एक्स पर पोस्ट से आया, उसके बाद पाकिस्तान ने प्रयोग किया। भारत का सीज फायर मुशर्रफ के समय से हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो उस पर लागू है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लागू है, जिसको वो तोड़ रहा था। भारत ने जो शब्द प्रयोग किया है वो किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। इसलिए ये जो हम शब्द कह रहे हैं, जब भारत ने कोई युद्ध किया ही नहीं है तो हमको सीज फायर कहां करना है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन लिमिटेड स्कोप के लिए होता है, ऑपरेशन की एक सीमा होती है, और वो ये था कि हम इस बार साहसिक फैसला करते हुए और उनकी सीमा के अंदर जो जो चिन्हित ऐसे स्थान है, चाहे जितने बड़े केंद्र हो, चाहे सत्ता की जितनी ताकत उसको प्राप्त हो,
चाहे वो मजहब की जितनी शक्ति प्राप्त हो, उसको ऐसे ध्वस्त करना है कि लंबे समय तक कम से कम सीमा के उस पार से आतंकवाद की खतरा न रहे। और वो स्थिति पैदा हो गई है। अंदर जो है वो कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका और चीन भी नहीं समझ पा रहा था कि इतना बड़ा काम भारत कर सकता है। एक न्यूक्लियर पावर का पड़ोसी, चीन उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ खड़ा है। अब बांग्लादेश जो है वो परिवर्तित होकर खड़ा है। इस्लामी जिहाद की बात वहां के सेना प्रमुख बोल रहे हैं, जिनको कि अब सरकार सपोर्ट कर रही है। तो उसमें जाके इतनी बड़ी कार्रवाई करना तो वो नहीं था, तो उन लोगों को भी समस्या हो गई है। इस समय समस्या यह है अमेरिका और पश्चिमी देशों को कि भारत से संबंध तो रखना है, भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखना है, लेकिन भारत अगर इस प्रकार का एक्शन करता रहा तो आने वाले समय में, इस समय दुनिया में जिस ढंग से कॉन्फ्लिक्ट है, अशांति है, देश डरे हुए हैं, तो धीरे धीरे आतंकवाद से पीड़ित छोटे देश भी वो सब भारत के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगेंगे और दुनिया का नेतृत्व भारत के हाथ में आएगा। तो इसलिए उन लोगों को भी समस्या है कि क्या करना चाहिए। तो आगे पीछे का जो बयान कई बार देख रहे हैं वो ये सब आता है। जब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है और भारत ने घोषणा कर दी है कि कोई भी आतंकवादी एक्शन जो है वो वार माना जाएगा, तो उसके बाद इसमें मेडिटेशन की, बातचीत की, सीज फायर की कहां संभावना है। सेकेंड, जब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि टॉक और टेरर प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ नहीं चल सकता है, टॉक और ट्रेड तक भी नहीं चल सकता है, कि जो ट्रंप साहब की एक जो नीति समझ में आ रही है इस समय हमको, वो मानते हैं कि वर्ल्ड में पीस ट्रेड से आ जाएगा। एक देश दूसरे देश से खूब ट्रेड करेंगे, हम भी ट्रेड करेंगे, उनका स्वार्थ इन्वॉल्व होगा तो दुनिया में शांति स्थापित होगी। तो ट्रेड 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 कि हमने दोनों देशों को कहा कि आपके साथ खूब ट्रेड करेंगे, मान जाओ, वो एक संदर्भ मुझे वो लग रहा है। दूसरा संदर्भ लग रहा है कि भारत एक लिमिटेशन से ज्यादा दुनिया में इस ढंग से मिलिट्री एक्शन में, कूटनीतिक एक्शन में नहीं हो। इस समय आपके ही अखबार में, मैं तो आपके ही चैनल के माध्यम से कहूंगा, आपका समय हो गया है कि आपके ही अखबार ने दुनिया के प्रमुख स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के जो छापे हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट ने 24 सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर जो किया है, अलग अलग संस्थानों ने किया है, उनको देखें और वो मान रहे हैं। माने माइकल रूबिन ने तो कहा है, माइकल रूबिन के जो वर्ड थे कि पाकिस्तान दूम दबाकर और भागा कि किसी ढंग से हमारे बीच समझौता करा दीजिए। उन्होंने, अमेरिकी है, रक्षा मंत्रालय में रहे हैं, इस प्रकार के पश्चिमी विश्लेषक ही कर रहे हैं। तो जो सच्चाई होती है, वो सच्चाई कुछ समय तक तो आप नैरेटिव के उसमें छिपा सकते हैं। फैक्ट है कि बहावलपुर जैसे मरकजे सुभान को जो 72,000, अब सोचो ना, 72,000 स्क्वायर गज में फैला हुआ किला जहां सेना भी आ रही है, उसको भी ध्वस्त किया है। तो समय बताता है, इस समय नैरेटिव वार में यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार, हमारे देश में, जिनके लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं कि अपने देश में ऐसे अपने पितरों और पूर्वजों को प्रसन्न करने वाले की एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है, जो पाकिस्तान के नैरेटिव पर तो बिलीव करता है, लेकिन भारत और सेना के नैरेटिव पर नहीं कर रहा है। तो उनसे क्या फाइट करना है, समय इसका उत्तर देगा। ठीक है, समय इसका उत्तर देगा। लेकिन पूर्णिमा जी, बड़ा सवाल यही है कि भारत सरकार, जिसने आगे बढ़कर पाकिस्तान को इस तरीके से सबक सिखाया, वो अपने ही देश में नैरेटिव का जो वॉर है उसमें क्यों फंस गई, क्यों पिछड़ती दिख रही है? या अभी भी, ठीक है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं, सब देश की सेना के साथ खड़े हैं, कुछ बड़े नेताओं के बयान मुझे याद है जो देश की सेना के साथ तो खड़े हैं, लेकिन अपने पूरे बयान में और मल्टीपल बाइट्स में सरकार का जिक्र नहीं करते। ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए आदर्श जी, नैरेटिव दोनों तरफ से बन रहा है। इसमें तो हमने देखा कि दोनों तरफ से कहीं पे कोई पीछे नहीं हट रहा है। उस नैरेटिव में अगर आपको लग रहा है ये कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कुछ चूक गई, पीछे रह गई है और उसके ऊपर विपक्षी दल हावी हो रहे हैं, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो ट्रंप का ट्वीट करना, और ट्रंप का ट्वीट करना और उसके इमीडिएटली बाद भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आना, और उसके पहले, जवाब देने से पहले इनका ये घोषणा कर देना कि सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज, संघर्ष विराम, जो शब्द यूज किया था पहली ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने, वो संघर्ष विराम हिंदी में उन्होंने कहा था। तो पहले तो उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा की है। उसके पहले मुझे लगता है कि उनको ये पहले क्लियर करना चाहिए था कि ये जो भी संघर्ष विराम की स्थिति आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए आया इसलिए कर रहे हैं, और इससे ट्रंप साहब का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तीसरी शक्ति का इसमें कहीं पर कोई हाथ नहीं है। चूंकि वो इसमें चूक गए और चूंकि उन्होंने इस बात को क्लियर करने में काफी देर लगा दी,
प्रधानमंत्री भी जब बोले तो बहुत लेट, 4-5 दिनों के बाद उनका बहुत खुल के बयान सामने आया है। उसमें भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये क्लियर कर दिया कि किसी तीसरे देश की इसमें कोई मीडिएशन हमारे इसमें नहीं शामिल था। तो जो ये देरी हो गई है और जो एक इम्प्रेशन दिया गया कि एक जो अमेरिका जैसी पावर है, सुपर पावर, उसके दबाव में आके भारत ने रोका है अपना ये जो मिलिट्री एक्शन है, उसकी वजह से नैरेटिव गढ़ने का मौका दोनों तरफ से मिला है। विपक्ष को ये मौका मिल गया कि उन्होंने इस सरकार के इस रवैये पे उंगली उठाना शुरू कर दिया कि सरकार किसी के दबाव में आ गई है, और वो दबाव कहाँ तक अब लगेगा, किस तरह से वो दिखाई देगा, इसके बारे में क्लैरिटी वो मांगने लगे सरकार से कि किन कंडीशंस में ये क्या किए। और उस पर से ट्रंप का ये कह देना कि ट्रेड का हमने ट्रेड बंद करने की धमकी दी और हमने ये कहा कि ट्रेड अगर नहीं तुम लोग रोकोगे ये तो ट्रेड बंद हो जाएगा। तो ये लगा कि जैसे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको उन्होंने बार्टर कर दिया व्यापार के नाम पे। ये देशवासियों को मंजूर नहीं था, इसलिए बहुत तरह की आवाजें आई, सिर्फ राजनीतिक उससे ही नहीं, जनता की तरफ से भी आवाजें उठी हैं, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है। क्योंकि जितना बढ़िया ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया उसको इमीडिएट विदाउट किसी बहुत बड़ी वजह के रोकने का हमें कोई उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि रीजन क्यों होना चाहिए। आपने कहा था कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आतंकी ठिकानों को आपने चुन चुन के ध्वस्त किया, इतना सटीक वार किया कि उनका कहीं पे कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। पाकिस्तान को ये भी मुंह नहीं रहा कहने का कि हमारे सिविलियंस पे अटैक हुआ, हमारे हॉस्पिटल्स पे हुआ, वगैरह वगैरह। तो जब इतनी बढ़िया ये ऑपरेशन चल रही थी तो हमने कोई पॉइंट क्यों नहीं प्रूव किया? हम कह रहे थे हम पीओके को अपना करेंगे, हमने पीओके को क्यों नहीं अपना किया? हम कह रहे थे तो हमने वो जो 4 आतंकवादी थे जिनका कि अभी भी कुछ अता पता नहीं है, उनको क्यों नहीं हम पकड़ पाए हैं, उनको हम क्यों नहीं दिखा पाए हैं कि उनको हमने या तो एनकाउंटर कर दिया या वो मारे गए या पकड़े गए, ये भी कुछ नहीं हुआ। तो अचानक सीज फायर क्यों? और तब ये सवाल उठे कि क्या ट्रेड की वजह से ये हुआ है? और इसीलिए वो नैरेटिव गढ़ने की आपस में जो होड़ शुरू हो गई, जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आगे ले जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे जो भाषण दिया है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर है, और अगर पाकिस्तान दोबारा कुछ करेगा तो उसको उससे भी बड़ा जवाब मिलेगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। यही बयान जिस दिन ट्रंप का ट्वीट आया था उसी दिन बहुत क्लैरिटी के साथ या तो रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से अगर आ गया होता तो ये नैरेटिव वॉर नहीं शुरू हुई होती, और उसमें हमें लगता है कि थोड़ी सी चूक बीजेपी में हो गई है। दूसरी चूक इसलिए भी मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर द सेसेशन जो मिलिट्री एक्शन का हुआ है, आपको क्या जरूरत है तिरंगा यात्रा निकालने की? मतलब बिल्कुल राजनीतिक लाभ लेने की जैसे होड़ मच गई। उनके सारे मंत्री, सारे उनके स्टेट यूनिट्स जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और जो भी विपक्षी उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं उनको देशद्रोही करार दे रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। राजनीतिक मंशा पे तो विपक्षी सवाल उठाएंगे ही, तो उसको आप देशद्रोह नहीं कह सकते हैं। और इतनी जल्दी आप सेना के एक बहुत शानदार अभियान का श्रेय लेने की जो होड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें मेरे ख्याल से लग रहा है कि बीजेपी और भारतीय सरकार की तरफ से जो चूक हुई है उसका नतीजा है। ठीक है, सरकार की तरफ से जो चूक हुई है उसका नतीजा है। राकेश सर, एक तो चूक क्यों हुई, एक बात ये। दूसरा मैं इसमें जोड़ देता हूं क्योंकि नैरेटिव की बात हो रही है, पश्चिमी देशों खास करके मैं क्वाड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरह के देशों की बात करूं, जब हमला हुआ भारत पर, पहलगाम पर हमला हुआ, उस वक्त सब भारत के साथ खड़े आए। ऑपरेशन सिंदूर जब पूरा हो गया उसके बाद इस तरह के बयान कहीं से भी नहीं आते दिखाई दिए, या भारत के साथ खड़े होते बयान कहीं से भी नहीं आते दिखाई दिए। चुप्पी साधी गई। चुप्पी को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हाँ, भारत जो एक्शन कर रहा है हम उसके साथ हैं। ये भी एक नैरेटिव बना कि क्या भारत अकेला भी पड़ गया इन सब के बीच? एक अलग देश में अलग नैरेटिव वॉर, चाहे तिरंगा यात्रा को लेकर हो या अपनी वाद विवाद को लेकर हो, और दूसरा बाकी देशों की ओर से। नहीं, देखिए, आप सही कह रहे हैं कि चुप्पी के 2 अर्थ होते हैं, एक सकारात्मक के समर्थन में है और एक विरोध में। लेकिन जिस तरीके से विरोधी मुखर हुए, उससे चुप्पी का तो एक पक्ष ये मानना चाहिए ना कि हाँ, वो भारत के समर्थन में है। सीज फायर एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब सबसे मुख्य बात यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर धीमा क्यों किया गया? ये उसी टाइप से जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और अचानक आपको हैंड ब्रेक लगाना पड़े, तो हैंड ब्रेक आप तब लगाएंगे जब आपको कोई ना कोई खतरे का संकेत मिलेगा। क्या खतरा था?
कि जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत तेज़ी से और सकारात्मक तरीके से चल रहा था, उसको अचानक ही स्थगित किया गया। जबकि वायुसेना की तरफ से ये बयान दिया गया था ठीक एक दिन पहले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। फिर क्यों रोका गया? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ ऑपरेशन सिंदूर के कारण, और उसके चलते जो बहुराष्ट्रीय मतलब कई देश हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक आग्रह आया, और पाकिस्तान ने उन देशों को बताया कि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कोई ना कोई ऐसा खतरा उत्पन्न हुआ है जो तमाम अन्य देशों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। उसके चलते ही भारत ने ये अचानक कदम उठाया है। उसको लेके अपन अलग अलग आकलन कर सकते हैं, पर सीधा सीधा है कि यदि आप उसे रोक रहे हैं तो कोई एक बड़ा कारण होगा, क्योंकि आपका संकल्प है आतंकवाद को खत्म करना, और आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प को धीमे करने के पीछे कोई और कारण समझ में मेरे नहीं आ रहा न्यूक्लियर के अलावा, क्योंकि जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं वो घूम फिर के न्यूक्लियर पे ही जा रही। तो इसलिए ये कहना कि सीज फायर क्यों किया गया, वो सवाल उठाना उचित है, सरकार से ये पूछना चाहिए। पर हम जहां बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं और वो लोग जहां पे बैठ के रणनीति बना रहे हैं, वो दोनों जगहों में एक अंतर है, और उस अंतर को हमें समझना होगा। रही बात नैरेटिव की, तो देखिए प्रदर्शन के अपने अपने पक्ष होते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है भारत में सरकार के खिलाफ उतना बड़ा निगेटिविटी बयान नहीं आया, नकारात्मक पक्ष सामने नहीं आया जितना पुलवामा और उरी के समय पे आया था। तीसरी बात तिरंगा यात्रा की, ठीक है राजनीतिक लाभ देखिए सब लोग लेते हैं, तो भारत सरकार उसका राजनीतिक लाभ ले रही है या जन जागरण ला रही है वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसको एक अलग तरीके से चर्चा की जा सकती है। तीसरी बात आती है कि हम बार बार कहते पीओके हम क्यों नहीं ले रहे। मैं ये जब घटनाक्रम शुरू हुआ तो मैं इंटरनेट पे तमाम वीडियो और तमाम खबरों पे नज़र डाला, तो उसमें ये पता चला कि जो पीओके पहले था, जिसको हम बहुत सुंदर मानते थे, हरियाली भरा मानते थे, वहाँ आतंकवादियों के प्रशिक्षण के कारण वो बिल्कुल एक अलग तरह का रूप धारण कर चुका है। ज़मीन बंजर हो चुकी है, हरियाली समाप्त हो चुकी है, छोटे छोटे पॉकेट में लोग बसे हुए हैं, खाने का अभाव है उनके पास। क्या उनको लेने के बाद हम उन्हें संभाल पाएंगे? क्या हम उस ज़मीन जो पूरा भूभाग है उसकी भौगोलिक संरचना को समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आतंकवादी लंबे समय से अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं, तो उस ज़मीन के आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति दोनों से वो परिचित है, लेकिन हम नहीं हैं। इसलिए हमें पीओके लेने से पहले भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है भारत सरकार भी इस चीज़ को ध्यान रख रही है कि हम किन परिस्थितियों में उसको लें, वहाँ पे आतंकवाद का समूल नष्ट करने के बाद लें या वहाँ पे अभी आतंकवाद के पौधे लगे होने के बाद लें। ठीक है, ये हम बात आप कह रहे हैं विनोद सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर जब तक शुरू नहीं हुआ था तब तक एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा था कि भाई कब होगा कब होगा। ठीक है, बड़े नेता विपक्ष के भले नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी पार्टियों के नेता, उनके प्रवक्ता ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे थे। सबके मन में सवाल था, हम सबके मन में भी सवाल था, हम लोग भी कई बार ये सवाल कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल हमले करके सवाल पूछे जा रहे थे, और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है तो इसी देश का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग खड़ा हो जाता है, से नो टू वॉर हैशटैग बनाकर, ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। मतलब सरकार को हर ओर से आपको घेर कर रखना है, अगर वो कदम उठा ले तो भी, नहीं उठाए तो भी। ये दोनों तरह के नैरेटिव है, मैं समझना चाह रहा हूँ इसको। देखिए 140 करोड़ का देश है भारत, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है। विविध विचारधाराएं, विविध धर्म और विविध भाषाएं, हर तरह के विविधता से परिपूर्ण देश है। तो यहाँ बिल्कुल एक स्वर में सब बोलेंगे ये तो संभव ही नहीं है देश में। भाई अंग्रेजी के राज के दौरान जब पूरा देश आंदोलन में था तभी बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ थे, एक बड़ा समूह। तो ठीक है, ऑपरेशन जब ये पहलगाम में घटना हुई तो पूरे देश में गुस्सा था, जैसे पुलवामा के बाद गुस्सा था। और गुस्सा था तो पूरा जनमानस जो बहुमत था वो ये मानता था कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से पाकिस्तान को भी सबक देना चाहिए और आतंकवादियों को भी जिन्होंने ऐसा किया उनको ठिकाने लगाना चाहिए। तो वो स्वर उठ रहा था, राजनीतिक दल उस स्वर को आवाज़ दे रहे थे, और जाहिर है जो भी विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करता है ऐसे मुद्दों को लेकर के। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद अचानक चीज़ें बदली, और जिस तरह हमने शानदार तरीके से सेना ने आतंकवादी ठिकानों को भी नष्ट किया, जो 9 ठिकाने आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका भी जवाब दिया और हम नूर खान बेस तक पहुंच गए, जिसका जिक्र भी हमारे शुक्ला जी कर रहे थे। हालांकि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसने कहा कि कोई लीकेज नहीं हुआ,
तो ये बात उन्होंने स्पष्ट की है, लेकिन कुछ कोई बात रही होगी। सवाल ये है कि हमेशा जब आप सरकार में होते हैं तो जो परिस्थितियां होती हैं वो सरकार में न रहने पर नहीं होती। किसी ट्रेड यूनियन के नेता को आप कंपनी का चेयरमैन बना दीजिए तो आधी से ज्यादा मांगे तो खुद ही छोड़ देगा, ये स्वाभाविक है। तो जो विपक्ष में होता है उसको लगता है कि यही मौका है, और जो सरकार में होता है उसको आटे दाल का भाव पता चलता है कि कब क्या करना है। वो चाहे 1971 में इंदिरा गांधी रही हो, चाहे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो 2011 में, और चाहे मोदी जी रहे हो। समीर सर, देखिए नैरेटिव की बात हो रही है और नैरेटिव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह की कोशिश की गई और जिस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया गया उसके बाद नैरेटिव बहुत अलग तरीके से बनाने की कोशिश हुई। भारत पहले की जो तैयारी होती है उसमें क्या हम नैरेटिव वाला जो पार्ट था उसको मिस कर गए कि भाई नैरेटिव बनेगा, नैरेटिव के लिए हमको अभी से तैयार रहना होगा और कैसे दुनिया भर में और देश भर में उसको लेकर जाना है? देखिए, मुझे लगता है जब ये पाकिस्तान के तब ये जो पूरा संघर्ष हुआ उसमें शायद केंद्र सरकार को ये लगा हुआ कि जिस तरीके से बाकी देशों के साथ भारत के संबंध है, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी विदेश यात्रा हुई, विदेश मंत्री के जो जिस तरीके से सब विदेश मंत्रियों से बात किया, जितने जगह उनका दौरा हुआ है, NSA ने जहाँ जहाँ सब जगह बात की, तो भारत सरकार मान कर चल रही थी कि इस संघर्ष जो पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ इसमें तमाम बड़े देश भारत के साथ समर्थन में आएंगे और खुलकर समर्थन देंगे, क्योंकि भारत ने तमाम देशों की जरूरत पड़ने पर, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे कोई दूसरी आपदा भूकंप की आई हो, तमाम देशों को यह देखते हुए कि वो भारत का कभी समर्थन किया है कि नहीं किया है, एक मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरीके से उन देशों को मदद की थी और पाकिस्तान खुलकर जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा था, तो यह तय था कि भारत का समर्थन करेगा। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जो उम्मीद थी भारत सरकार को, शायद उस तरीके से देशों ने समर्थन नहीं किया। भारत सरकार इस मामले में थोड़ी चूक जरूर हुई है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, सेना ने जिस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया, जबकि ये मालूम था कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, तुर्की का पूरा समर्थन, उसके बाद भारत की सेना ने जिस तरीके से अटैक कर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर जिस तरीके से मिसाइलें भेजी और पाकिस्तान को बैकफुट पर जाने के लिए या दूसरे देशों के पास, अमेरिका के पास ये संदेश भेजने लगी भाई कि भारत को रोका जाए, मुझे लगता है कि अमेरिका ने ये जो कोशिश की होगी कूटनीतिक बातचीत, और कूटनीतिक बातचीत तो हमेशा चलती है, युद्ध के पहले भी चलती है, युद्ध के दौरान भी चलती है और युद्ध के बाद भी पर्दे के पीछे चलती रहती है। तो मुझे लग रहा है वो चल रही थी। उसके बाद ये अचानक जो निर्णय हुआ कि मतलब जो कहा जाता है कि भाई मौका भी था, माहौल भी था और मौसम भी भारत के पक्ष में था, और अचानक ये जो निर्णय हुआ और ट्रंप के ट्वीट के बाद इस तरह से हुआ, तो जरूर एक असमंजस की स्थिति हुई और देश की जनता को लगा कि जब इतना सब कुछ अपने अनुकूल था बिल्कुल, और ये तय था कि भाई अब कुछ ही दिनों में 48 या 72 घंटे में पाकिस्तान घुटने टेक देगा, उस स्थिति में अचानक से रोक देना से जरूर देश के लोगों को एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने इस पर खड़ा किया। लेकिन अब इसके पीछे क्या कारण रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात में जरूर आगे जब संसद का सत्र होगा या जब आएगा तो उसके मामले में पूरी जानकारी निकल कर आएगी, और सरकार को लगा होगा कि भाई बाकी इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप है, दूसरे देशों का हस्तक्षेप है, उनसे चर्चा हुई होगी, पाकिस्तान ने कुछ कहा होगा कि भाई आगे भविष्य में इस तरह से नहीं करेंगे, कोई भरोसा दिया होगा, और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाथ संबोधन में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर आप फिर करोगे तो हम इससे दुगनी ताकत से आपको सबक सिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें अब सामने आएगी और आने वाले समय में ये भी साफ होगा कि अचानक से भारत सरकार ने निर्णय क्यों लिया। फिलहाल मुझे लगता है कि सेना ने जो पराक्रम किया और सेना ने जो सबक सिखाया वो सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। भले ही चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा हो, आज चीन ने भी भारत की एक ताकत को देखा है कि भारत कितना मजबूत हो चुका है, और देश में बने हुए सब हथियारों का जो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जो भारत देश के अंदर बने, मुझे लग रहा है ये भी एक पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। कैसे जो बात समीर सर भी कह रहे थे, बहुत सारे लोगों के मन में ये कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, जो हमें जानकारियां मिल रही एकदम से अचानक बंद हो गई, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे किसी कंपनी का फैसला किया वापस हो गया। अगर सोशल मीडिया पर दंगे जैसी स्थिति बन गई लेकिन जमीन पर दंगे नहीं हुए तो ये हमारी पहली जीत थी। उसके बाद लोगों के मन में जो उतावलापन था कि बदला बदला बदला, और जो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे निश्चित तौर पर उसके आगे का अगर कुछ नहीं करेंगे और केवल उतना ही करके आ जाएंगे तो लोग मानने वाले नहीं थे। तो उस जनभावना को देखते हुए और एक संदेश देने के लिए, हालांकि वो हमला क्यों हुआ था उसके पीछे का पूरा इंटरनेशनल नैरेटिव हमको समझ में आ चुका है। जब चीन से एप्पल की फैक्ट्री के स्थानांतरण वाला हमको ट्रिगर समझ में आता है, लेकिन वहां जो ट्रिगर दबा था वो देश में दंगे कराने का था, और जो 26 लोग वहां मरे थे उससे कई ज्यादा लोगों को देश में मारे जाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा चुका था। तो देश की समाज और धर्म के स्तर पर, पूरे ताने बाने के स्तर पर पहली जीत ये थी कि दंगे नहीं हुए। दूसरी जीत हमारी ये हुई कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक बिल्कुल सदा हुआ और नपातिला ऑपरेशन किया। हमारी तीसरी बड़ी जीत थी सेना के शौर्य और पराक्रम की।
जो हमेशा एक कहा जाता है कि युद्ध के मोर्चे पर हम हमेशा जीतते हैं और समझौते की टेबल पर हार जाते हैं, वो हमको ऐसा उस दिन जरूर लगा जब ये अचानक से घोषणा हो गई संघर्ष विराम की। उसके पीछे की जो पूरी घटनाक्रम है उस पर सभी पत्रकार साथी चर्चा कर चुके हैं, मैं उसकी विगत में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेना लड़ रही थी वहां मोर्चे पर, उसको तो यही लग रहा था कि यही मौका है। लेकिन आपने जो कहा कि आपने तो कह दिया था घुस जाएंगे, मार देंगे पीओके के लिए, ऐसा कभी सरकार ने नहीं कहा। सरकार के किसी आधिकारिक प्रवक्ता ने नहीं कहा, किसी मंच से नहीं। हाँ, ये जन भावना है, जन भावना पीओके को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर है, वो तो संसद का स्टैंड क्लियर है। बहुत सारी बातें हम वहां पर सीटें खाली रखते हैं ना, वो सरकारी हमारे जो एक रुख है पूरी सरकार का, हमारा संवैधानिक रुख है, हम तो संविधान में कह चुके हैं कि वो हमारा है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर शुरुआत से लेकर आखिर तक कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि हम उसको अपने पास ले आएंगे या मिला लेंगे। हम दो मोर्चों पर हारे हैं। एक तो जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा वार दुनिया में चला, दुनिया के CNN जैसा बड़ी वेबसाइट और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी जो अब सब लाइन पर आ गए हैं, अब सब पटरी पर आए, लेकिन उन्होंने लिखा गनमैन फायर्ड। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने क्या लिखा? गनमैन किल्ड टूरिस्ट। तो इस नैरेटिव को अगर बदलने में हम कामयाब उस वक्त नहीं हो और आज हुए हैं, तो ये भी भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। इनकी आंखों पर जो पट्टियां चढ़ी हुई थी या चढ़ाई गई थी स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा के तहत, टूलकिट के तहत, उसको उतारने में भी देश कामयाब रहा है। लेकिन हाँ, हमने जो एक धर्म पूछकर मारा था और उसके बरअक्स एक बहुत बड़ा अवधारणा का जो युद्ध लड़ा, जिसमें हमने धर्म के जवाब में ही कर्नल सोफिया कुरैशी को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को और उन विक्रम मिस्त्री को खड़ा किया। तो उनके हिसाब से हमने देश की विविधता को बताया और हमने कहा तुमने धर्म पूछकर मारा है तो हमने कर्म पूछकर मारा है, जो राजनाथ सिंह ने कहा भी। लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध अगर जिस स्तर पर चला गया था, जिसकी बाद में जानकारी आई है, तो पहले दिन ये जो हमने एक ऑप्टिक्स रचा था, एक दृश्य रचा था, उस दृश्य को उसके आगे कंटिन्यू नहीं करना था, क्योंकि युद्ध उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। हम अपनी बात कह चुके कि यार तुमने सब महिलाओं को साइड में हटा दिया, उनके सामने, उनके बच्चों के सामने पुरुषों को मारा। ये देखो हमारे देश की दो स्त्री शक्तियां खड़ी हैं, और तुमने धर्म चूंकि पूछा तो धर्म का प्रतिनिधित्व भी हम यहां पर कर रहे हैं, और हमने इससे जवाब दे दिया था। जिस तरीके की गंभीरता हमने तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे जो आए हैं, भारती जी आए हैं, राजीव घई आए, और उन्होंने जिस तरीके से पूरा हैंडल किया है मामला, वो शायद पहले हो जाता 2 दिन तो वो जो अवधारणा भारत में बदली है वो नहीं बदलती। हम नैरेटिव के वॉर को भी अच्छे से जीतते, लेकिन डैमेज कंट्रोल की जो कोशिशें बाद में सरकार ने शुरू की, उसके परिणाम दिख रहे हैं कि दुनिया के अखबारों में, दुनिया की वेबसाइट्स पर अब भारत की जो जीत है उसको अच्छे से किया जा रहा है। और जितना ज्यादा हमने नुकसान दुश्मन को पहुंचाया उतना तो हम बता भी नहीं पाए थे। ये देश को आज समझ में आ रहा है। और आखिरी बात कहूंगा, चूंकि मेरा इस वक्त समय पूरा हुआ, आगे कोशिश करूंगा। ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बना है ना, ये सर्वदलीय बैठक की जो मांग हो रही थी, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही थी, उसके लिए जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया था और उन्होंने भारत का विपक्ष में होते हुए भी बहुत मजबूती से पक्ष रखा था, वैसे ही आप देखिए उसमें शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, कनिमोझी हैं, 40 सांसदों को 40 सांसदों के साथ सुप्रिया सुले हैं, 40 सांसद हैं, उनके जोड़कर 7 प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे। तो अब युद्ध के मोर्चे पर अगर हम जीत भी गए तो डिप्लोमेसी के मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर भी हमें जीतना जरूरी है। और उसमें अगर हमने विपक्ष के सांसदों को आगे किया तो वो वहां जाकर तो देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो किसी दल का, जेडीयू का या एनसीपी का या किसी और का, वो केवल और केवल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इससे जो संदेश जाएगा, मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, ये जरूर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मोदी सरकार का। ठीक है, देखिए अहम बात आप कह रहे हैं पूर्णिमा जी। नहीं, मैं सिर्फ जब जयदीप सर के पास आप गए तो जो नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं ना, नैरेटिव बिना किसी बैकग्राउंड के नहीं बनता है आदर्श जी। बैकग्राउंड ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी और यही जो राजनेता हैं जो राइट विंग से एसोसिएटेड हैं, वो पिछली सरकारों को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं कि 47 में अगर 3 दिन और लड़ाई चल गई होती तो पीओके का झंझट ही नहीं होता, 65 में अगर हमने रोका नहीं होता अपना कदम तो पीओके हमारा हो गया होता, 71 में हमने क्यों शिमला एग्रीमेंट कर लिया, हमने क्यों उनके 90,000 सैनिकों को भेज दिया, हम उस समय भी पीओके को अपना बना सकते थे। तो ये जो बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड में हमें आज की नैरेटिव वॉर को देखना होगा कि लोग जो ये समझ रहे थे कि ये पार्टी जो कह रही है और जो सरकार मान के चल रही थी कि सिर्फ 3 दिन की और बात थी और पीओके हमारा होता, हमारी कश्मीर की धरती हमारे पास होती, उसने ऐसे अचानक से बिना किसी वजह के कदम क्यों खींचे। ठीक है, पीओके आप अनाउंस करके नहीं गए थे मिलिट्री एक्शन में कि हम उसको कब्जा करेंगे, लेकिन मौका था आपके पास और ये पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे। तो जो वो मौका आपने गवा दिया, जनता वो समझना चाह रही थी कि वो मौका आपने क्यों छोड़ दिया, ऐसी कौन सी उससे भी बड़ी वजह थी कि वो मौका आपको अपने हाथ से आसानी से जाने देना पड़ा। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास सर, लेकिन उसके पहले एक बार जरा मैं दर्शकों की राय क्या है वो जल्दी से बता देता हूं। देखिए बहुत सारे दर्शक हैं, उनका कहना है
अजय दुबे लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान को कैसे एक तराजू में तौल सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने लिखा है। और संपदा लिखते हैं कि हर देश के लिए नफरत की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं, हमें यूएस से ट्रेड डील कर लेनी चाहिए। नवीन लिखते हैं समस्या तो यही है कि भारत ने ट्रंप के कहने भर से ही अपने जीते हुए युद्ध को, सीज फायर जैसी स्थिति को स्वीकार कर लिया, और वो भी अमेरिका के कहने पे। और जय महेश्वरी लिखते हैं हम बहुत सारे भारतवासी इस निर्णय से नाराज़ नहीं, दुखी हैं। और उर्मिला गुप्ता लिखती हैं अमेरिका की मध्यस्थता मोदी जी कभी नहीं स्वीकार करेंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और पंडित इम्प्रोवाइज हैं 3133, इनका लिखना है कि हमारा काम टारगेट हिट करना है, लाशें गिनना नहीं। पाक को हुए नुकसान के सवाल पर बोली सेना। तो देखिए, सब लोगों के बीच भी उनका अपना अपने हिसाब का नैरेटिव है, लेकिन एक तो ये नैरेटिव ट्रंप की बात मैं कर रहा था सीधे तौर पर, क्या ट्रंप ने भारत का जो नैरेटिव का पूरा गेम था, या जिस तरीके से नैरेटिव हमें बनाना चाहिए था, उसमें पिन मार दिया, उसकी हवा निकाल दी एक ट्वीट करके या एक बयान देकर, और फिर हम फंस गए, फिर हमको अपने नैरेटिव की लड़ाई को अलग स्तर पर ले जाना पड़ा, सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में। वैसे मैंने इसका उत्तर आपको आरंभ में दे दिया है। जो कुछ मतलब अमर उजाला का जो एक खबरों का खिलाड़ी है, ये थोड़ा बहुत परिपक्व डिबेट है, और जो पत्रकार बैठते हैं सबके अपने अनुभव है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि एक इतने शानदार और एक मतलब भारत की दृष्टि से इतिहास के सबसे युगांतकारी और ऐतिहासिक पराक्रम की और इस विजय को जो बाहर एक नैरेटिव के पाप और अधर्म में खत्म किया जा रहा है, उसी ढंग से हम यहाँ के खबरों के खिलाड़ी को भी उसी में कीचड़ उछाल के नाश करें। इसलिए बात थोड़ी तथ्यों पर हो, लेकिन एक टिप्पणी करनी पड़ेगी कि कब कहा था युद्ध के बीच कि हम 3 दिनों में पीओ को ले लेंगे। ये जो मतलब अब आप लड़ाई उसी में हो जाएगी जो यहां बोला गया अभी कि वो कह रहे थे कि 3 दिन में पीओ के लगे। ये जो शर्मनाक इस प्रकार से जो नैरेटिव होता है ना, उससे समस्या बढ़ती है। भाई, ट्रंप की अपनी एक नीति है, उसकी एक दृष्टि है। जब आप मार खाते हैं तो दुनिया आपके साथ कहेगी कि खड़े हो, लेकिन आप एक पुरुषार्थ दिखा के जब खड़ा होंगे कि हमको दुनिया की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले परास्त करके आतंकवाद को हरा सकते हैं। और जिन पश्चिमी देशों ने 2000 के बाद आतंक विरोधी वर्ल्ड वार शुरू किया था और पूरा एक गठबंधन बनाया था, शर्मनाक रूप से पराजित होकर चले गए। और आज उस देश के नेता उस आतंकवादी से हाथ मिला के कहते हैं कि 5 बात मांगो, तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे। और दूसरे देश में जाकर के 4300 करोड़ रुपया का प्लेन लेता है और हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। उसकी अपनी पॉलिसी हो सकती है। यह बात सही है कि अगर ट्रंप का एक्सपर्ट पोस्ट नहीं आता, भारत की जो तय था, भारत सरकार की ओर से घोषणा होती तो यह वातावरण नहीं बनता। लेकिन क्या उसके लिए अगर उसने कर दिया तो हम इस समय अमेरिका को भी दुश्मन बना लें, सारे के खिलाफ बोल दे प्राइम मिनिस्टर? ऐसे देश चलता है क्या? क्या देश ऐसे चलेगा? मैं इस देश के आपके श्रोताओं से, दर्शकों से पूछता हूं, क्या देश ऐसे चलेगा? अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 50 जगह हमारी जरूरत है और हमको साधने के तरीके होते हैं। तीसरी बात कि हमको अटैक करना है, इसके पहले डिप्लोमेसी की जाएगी क्या? कि अटैक करने के बाद जब उसके बाद डिप्लोमेसी होती है। और आपके विदेश मंत्री ने आपको कहा, अभी कहा गया कि विदेश मंत्री का ट्वीट है ट्रंप के बाद, और उस ट्वीट को देखा जाए, लोग कहे कि ट्वीट एकदम ट्वीट है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, रक्षा मंत्री का नहीं है, विदेश मंत्री का है। मैंने स्वयं देखा है, उसी पंक्ति को मैंने दोहराया है। तो अब जब डिप्लोमेसी की भूमिका जो होती है एक्शन के बाद होती है, कि एक्शन पर जो झूठ फैलाया गया, हमको एक्शन में किसी से पूछना नहीं था, इसलिए वहां को उसके बाद आपके विदेश मंत्री ने, आप बताइए किस प्रमुख देश के विदेश मंत्री से बात नहीं की? सबके आ रहे थे ना कि हमारी बात हो रही है, अमेरिका से हो रहा है तो जापान से हो रहा है, फलाने से हो रहा है, फलाने, सबसे बात हो रही थी, बात करके पहुंचाया गया है। अब लड़ेंगे ना तो कोई नहीं आएगा कहने कि हम आपके साथ लड़ेंगे। सब मार खा के भाग गए हैं। यूरोप जैसे एक महादेश जो यूक्रेन में जो है अमेरिका हाथ खींच लिया था, सब घिघियाने लगे थे कि ये करेंगे, किसी से कुछ नहीं। उससे क्या उम्मीद आप करते हो? जिस देश की एक पॉलिसी हो गई है कि जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन, हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रल हो। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने। एक बार दृष्टि हो गई है। इस समय क्या है कि लोग पुरानी दुनिया के अनुसार कह रहे हैं कि अरे आपने मसूद अजहर को क्यों नहीं मांगा? अरे काहे मांगेंगे भाई, हमको मांगना ही नहीं है। जिस दिन दिखेगा वहीं मारेंगे। 24 पहले मारे गए, आगे मारेंगे। मांगते मांगते बहुत दिन हो गए हैं। किसी को नहीं मांगना है। पॉलिसी बदल चुकी है, बदला हुआ भारत है।
दुनिया में जाके हम बात करेंगे, लेकिन हमको दुनिया से उम्मीद नहीं है इस समय। कोई ठीक देश है। किसी पर अटैक करता है तो होता है। अब 2-3 बात और आ गई है। देखिए, जल्दी से जो लोग कह रहे क्यों रुका है, अलग अलग बात कही गई है। देखिए, लिमिटेड एक्शन था भारत की, जो मेरी समझ में आई है, जो मेरी सैनिकों से बात हुई है कि हमने जब ये तय हुआ था तो पहली बैठक इसके लिए थी कि कहां कौन जगह है जो हम मारेंगे तो उसको पाकिस्तानी सत्ता और सेना किस रूप में देखेगी, किस पर क्या प्रतिक्रिया बरतते हैं, उनके प्लस क्या है, माइनस क्या है, हमको कहां एक्शन करना चाहिए। तो भारत की जो एक्शन था कि जब वो चलाएंगे, अभी हमको लंबे युद्ध में नहीं जाना है, जब वो चलाएंगे तो पहले तो उनको हम आकाश में रोकेंगे क्या क्या उनकी है, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण केंद्र है वहां बता देंगे कि हम तुमको ध्वस्त कर सकते हैं। जो बात आ रही है सरगोधा के पास जो किरण हिल्स है, उसके जो गेट को तोड़ा गया ना परमाणु का, वो केवल संकेत था। और लास्ट बात जो नूर खान एयरबेस है, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि आपने कहा था कि आदमपुर हवाई अड्डे को हमने नष्ट किया है, ठीक है, 60 मारे गए हैं, ये हो गया है। प्रधानमंत्री बिना कहे हुए वहां चले गए, वो तो नैरेटिव उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ। रक्षा मंत्री उन सारे जगह पर जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन एयरबेस पर जाकर के उसी प्रकार से लाइव करने का साहस दिखा सकते हैं? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। लेकिन विनोद सर, एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है। देखिए, पूरा विपक्ष जो है वो संसद के विशेष सत्र की बात कर रहा है। ऐसे वक्त में एक विशेष सत्र होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि जब पूरा देश, सभी सांसद मिलकर बताते कि पाकिस्तान के साथ भारत ने क्या किया। क्यों इस पर बात नहीं हो पा रही, या चर्चा हो रही है, या विचार हो रहा है, क्या है कहानी है? विशेष सत्र चीन के युद्ध के समय भी हुआ था। युद्ध के 10 दिन बाद ही, 15 दिन बाद ही हुआ था। अटल जी ने मांग की थी जंतर मंतर पर धरना दे करके बाकायदा, और नेहरू जी ने बुलाया था विशेष सत्र। विशेष सत्र कारगिल के समय भी हुआ था, विशेष सत्र 71 के समय भी हुआ था। तो विशेष सत्र होता है। अभी सरकार के ऊपर है, जब उसको उचित लगे, सुविधा लगे तब करे, ठीक है। वो मतलब विपक्ष की अपनी मांग है और लोकतंत्र विपक्ष मांग करेगा और सरकार देखेगी समय कौन सा है करने लायक। मुझे लगता है कि विशेष सत्र अगर नहीं भी बुलाएगी सरकार तो मानसून सत्र तो जुलाई में आ ही जाएगा, तो वो तो संसद में बातचीत होगी। लेकिन मैं दरअसल एक चीज़ और कहना चाहता, जैसे अभी हमारे मित्र अवधेश जी ने कहा कि मसूद अजहर को हम क्यों मांगे, या दाऊद इब्राहिम को क्यों मांगे, या हम हाफिज सईद को क्यों मांगे। ठीक बात है, क्यों मांगे, हम मार देंगे जब मौका लगेगा। मिसाइल से अभी हमने 9 ठिकाने नष्ट किए, 21 अभी टारगेट में हैं, तो जब लगे कर देंगे तो हमारे पास है। लेकिन तो फिर ये बात फिर ख़त्म हो जानी चाहिए ना कि 1971 में 93,000 सैनिकों को हमने छोड़ दिया, हमने पीओ को क्यों नहीं लिया। अरे भाई 93,000 सैनिक जो थे वो पीओडब्ल्यू थे, उनको आप रख ही नहीं सकते थे, वो घोषित थे। वो उन्हें 1 लाख करोड़ रखे, दामाद की तरह खिलाते क्या यहाँ पर अंतहीन समय के लिए, तो छोड़ दिया। शिमला समझौता करके कश्मीर को बायलेटरल इशू बना दिया। तो हर समय के प्लस माइनस होते हैं, तो इसलिए फिर ये बात खत्म हो जानी चाहिए। भाई हम युद्ध विराम की जब बात चल रही थी, देखिए ऐसा नहीं है कि डीजीएमओ ने फोन किया और हमने मान लिया। बैक चैनल डिप्लोमेसी चली होगी, 1 दिन 2 दिन 24 घंटे में जो भी हुई बातचीत। अब अमेरिका था कि नहीं था, अमेरिका के राम थे, भारत के राम नहीं थे, लेकिन जो भी है बैक चैनल जब चली होगी तो उसमें बात तो रख सकते थे ना कि हमारे 3 वांछित हैं। अच्छा, कुलभूषण जाधव को नहीं मांग सकते थे क्या हम? वो तो हमारा नेवी का अफसर है, वो तो जेल में है, वो तो उसको तो हम मारेंगे थोड़ी, तो हमारा अपना आदमी है। चलो बीएसएफ के जवान को हम ले आए, उनका एक्सचेंज में ले आए हम, अच्छी बात है। कुलभूषण जाधव को तो मांग सकते थे, लोग भूल ही गए उसको। तो इसलिए ऐसा कहना नहीं कि हम क्यों मांगा जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं मांगा, ठीक है, सरकार की अपनी कोई बात रही होगी। दूसरी बात यह है कि न 65 का युद्ध ये घोषणा करके हुआ था कि हम पीओके लेंगे, न 71 का युद्ध ये घोषणा करके हुआ था हम पीओके लेंगे, न कारगिल में हमने पीओके की बात की थी और न हमने अभी पीओके की बात की। पीओके एक संकल्प है भारत की संसद का 1954 से, 52 से, जब से सरकार बनी हमारे संसद कब हुआ, और लगातार हर संसद में माना गया। अब कब लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, ये सरकार जो भी इस समय होगी उसको तय करना है। तो ये एक अलग विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है जो डिप्लोमेसी की बात हुई, डिप्लोमेसी एक्शन से पहले भी होती है और बाद में भी होती है। ऐसा नहीं कि एक्शन करने के बाद डिप्लोमेसी होती, एक्शन से पहले डिप्लोमेटिक तरीके से समर्थन जुटा लिया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, 1971 का युद्ध 3 दिसंबर को हुआ था और 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ था। 9 अगस्त 1971 को भारत सोवियत मैत्री संघ हुई थी, जिसमें फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जिसमें सामरिक रक्षा संधि थी, सारी थी। और वही ट्रीटी हमारे लिए कवच साबित हुई जब अमेरिका और चीन दोनों हमारे खिलाफ खड़े हो गए और 7वां बेड़ा भेजा, तब रूस ने जो है वो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन भेज के अपना दोस्ताना रिश्ता दिखाया। तो इस तरह की डिप्लोमेसी पहले भी की जाती है, मतलब
एडवांस में एक्शन लेना है तो सरकार को तो मालूम है एक्शन लेना है। नहीं, खुला युद्ध 71 में हुआ, दिसंबर में हुआ भैया, दिसंबर में। अरे सुनिए ना, दिसंबर में खुला युद्ध हुआ है ना, ये अगस्त में हुआ था। मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी, 1.5 से 2 करोड़ शरणार्थी आ गए थे, हम उसको सपोर्ट तो यहाँ भी तो खुला चल रहा था, आतंकवादी हमला कर रहे थे, हम उनके खिलाफ लगातार कर रहे थे। दोनों में स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। हमको नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत तो देखिए, वो तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। कारगिल में 2 महीने नहीं, एक्शन से पहले डिप्लोमेसी नहीं होती है, ये बात मैं कह रहा हूँ। एक्शन से पहले डिप्लोमेसी होती है। ये युद्ध नहीं, जब खुले युद्ध है ना तो डिप्लोमेसी। अरे खुला युद्ध 71 में शुरू हुआ, दिसंबर में शुरू हुआ है। खुला युद्ध अगस्त में थोड़ी था, खुला युद्ध अगस्त में नहीं था, खुला युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ है। ठीक है, ये क्या बात हुई? पहले से मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी, जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, 1.5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी यहाँ भी 35 साल से आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हम उनको हमला कर रहे हैं, यहाँ भी खुला है। क्या बात कर रहे हो राकेश सर, अब आप सरकार को बचाइए, अलग बात है, लेकिन आत्ममुग्धता जो है वो ठीक नहीं है किसी ठीक नहीं है। ठीक है, कारगिल 2 महीने से जो चल रहा था। जो कमी हुई, कोवर्ट ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन में बड़ा फर्क है। मैं वही आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अवधेश जी, राकेश सर, सबसे बड़ी बात यही है कि डिप्लोमेटिक चैनल पे क्या हमसे कोई गलती शुरुआती दौर में हो गई जिसको हम अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर में देखें तो जहां अभी एक प्रोजेक्शन होता था कि भाई भारत बहुत मजबूत स्थिति में, कोई भी खड़ा नजर नहीं आता, इसको लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल है। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस पर बातें हो रही हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि 2015 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में निकले मैत्री संबंध के लिए, तो एक सवाल खड़ा किया गया, लेकिन उसका एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि दुनिया के कई देश आतंकवाद के पक्ष में, जो पाकिस्तान के विरोध में था, उसमें भारत के साथ आए, और पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद को पोषित करने वाला देश निरूपित हुआ। अब जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जो नहीं पूछा जा रहा, वो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच में बात हो रही थी, तो कौन मुखबिर है जो अमेरिका को बताने गया? जब भारत सरकार कह रही है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, तो मुखबिरी किसने की? पाकिस्तान ने की या भारत ने की? किसने बताया अमेरिका को? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अमेरिका को जब बताया गया तो स्वाभाविक है कि अमेरिका और चाइना 2 ऐसे देश हैं जो अपने आप को शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने स्थापित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो वो हरकत करेंगे ही। वो हरकत तो करेंगे ही जिससे कि वो ये दिखा सके कि भारत आज भी हमारे अधीन है, और चाइना ने भी फिर ये दिखाया कि पाकिस्तान हमारे अधीन है। तो इन दोनों के बीच का जो युद्ध है उसमें भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिर से ट्रैप में फंस गए, और यही कारण है कि अमेरिका को लेके जो बयान दिया गया कि अमेरिका उसमें नहीं है, वो देरी हुई। पाकिस्तान की तरफ से जो प्रधानमंत्री का एक संबोधन आया, उसमें उन्होंने कहीं भी ये स्वीकार नहीं किया कि हमने भारत में के किन किन ठिकानों को नष्ट किया है। उन्होंने एक जो बड़ी बात कही वो ये कही, जिसका व्यापक अर्थ है कि हमारे यहाँ के जखीरा नष्ट किया भारत ने। और जखीरा इतना व्यापक अर्थ है कि वो तो मान के चलिए कि सेना के बहुत बड़े सत्याग्रह को खत्म करने का संकेत था। तो कहीं ना कहीं भारत का एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच में संघर्ष विराम पे चर्चा हो रही है, तो अमेरिका तक ये सूचना कैसे पहुंची और वो पहुंचाने वाला कौन है? ठीक है, ये बड़ी बात। समीर सर, नैरेटिव की लड़ाई सबकी अपनी अपनी है, अब थोड़ा सा देश के अंदर के नैरेटिव की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जीत है, जो उससे पूरा एक माहौल बना, सबको अपना अपना चंक चाहिए उसमें। किसी को तिरंगा यात्रा करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, उसको लेकर एक अलग लड़ाई शुरू हो गई। तो इससे भी तो एक सियासत आगे बढ़ेगी, और बार बार इसको लेकर सभी पक्ष एक दूसरे पर सवाल उठाते रहे कि भाई ऐसी चीज़ों पर कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों का चंक चाहिए सबको। बयानबाजियों की झड़ी हम देख रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर राजनीतिक दल इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो देश के नागरिक भी तो है ना, वो सिर्फ राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक दल के व्यक्ति होने के साथ देश के नागरिक भी है। अगर भारत सेना ने अगर इतना शानदार वहाँ काम किया, पाकिस्तान के घुटने अगर टेक दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सभी अपने अपने हिसाब से यात्रा निकालना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली इस बात को लेकर, क्योंकि वो केंद्र सरकार में है। विपक्ष में भी अगर कांग्रेस सरकार निकालना चाह रही है इसको लेकर, तो विपक्ष भी बताना चाहता है कि भाई हमने इस मामले में सरकार का पूरा समर्थन किया और ये सेना की जीत है। तो सेना के जीत को भाई किसी एक राजनीतिक दल को लेने का तो कोई अधिकार नहीं है ना। देश का हर नागरिक इसका एक स्वागत कर सकता है और अपने अपने हिसाब से इसका फायदा लेने की कोशिश करता है। और चूंकि राजनीति तो हर मामले में देखी जाती है। जब इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश का टुकड़ा किया था, उसके बाद भी इंदिरा गांधी का इसको राजनीतिक लाभ मिला था, और लगातार कांग्रेस ने इस बात का फायदा अभी तक भी उठाया है।
तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर ये स्थिति होगी तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी भाई किसी भी स्थिति में आई तो केंद्र सरकार उसको अपनी पीठ थपथपाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये सभी लोगों का अधिकार है, वो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, न किसी को रोकना चाहिए, न इसमें लेकर आलोचना करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा मामला हो इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी एक संदिग्ध भूमिका मुझे नजर आती है। देखिए सब जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को एक बराबर तराजू पे रखा, उसने दोनों का साथ दिया, उसके बाद अब IMF ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया है तो उनका बिना अमेरिका के समर्थन के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इतना पैसा दिया होगा पाकिस्तान को। अगर अमेरिका चाहता है कि ये पाकिस्तान इतना आतंकवादी देश है तो वो IMF को कह के पैसा रुकवा सकता था, लेकिन मालूम है कि IMF का जो पैसा मिलेगा पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट पैसा नहीं लगाएगा, वो फिर वही पैसा जो आतंकवादी गतिविधि है, लॉन्चिंग पैड है, जो डैमेज हुआ उसको ठीक करेगा और वापस वही पैड लॉन्च करने के लिए पैसा इस्तेमाल करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस समय अमेरिका को ये कहना चाहिए था कि भाई IMF को पैसा नहीं देना चाहिए, वहां उसको रोक लगना चाहिए थे। कहीं तो आप पाकिस्तान को आइसोलेटेड करोगे ना, भारत उनको अटैक करे, भारत उनका लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त करे और दुनिया से उसको पैसा मिले वापस, चीन भी उसको पैसा दे, फिर IMF भी उसको पैसा दे, दूसरी संस्थाएं भी उसको पैसा दे और फिर अमेरिका के दम पर पाकिस्तान खड़ा होकर फिर भारत के खिलाफ करे। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी मतलब भारत सरकार को एक विरोध बहुत स्ट्रांग शब्दों में अमेरिका के सामने या इंटरनेशनल मंच पर उठाना चाहिए और सरकार ने हालांकि उठाया है और मुझे लग रहा है इसका आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है तो पार्टियां लेंगी, ये कभी नहीं हो सकता कि कोई किसी चीज का। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी बात, क्योंकि पार्टियां इसका सियासी लाभ करूंगी। पार्टियां जो लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं 71 के बाद, हमें नहीं याद है, हम लोग उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, उतना नहीं याद है, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये इस तरह की जय हिंद यात्रा या तिरंगा यात्रा निकली हो, हमें नहीं याद है। राजनीतिक लाभ बाय ऑन इट्स ओन अगर मिला था पार्टी को तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। उस तरह की यात्राएं निकाल के श्रेय नहीं करना। कांग्रेस ने भी अपनी तमाम जनसभा यात्रा भले निकाली हो, तमाम रैलियों उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में बना करके और इसका श्रेय दिया था। नहीं, अटल जी ने जो कहा था वो तो अलग, लेकिन उसको उनको प्रोजेक्ट किया गया था और लगातार 71 का हवाला दे करके, वो अलग बात है कि उसके बाद स्थिति आ गई कि 74 में जेपी मूवमेंट हो गया, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे उत्तर भारत में एक आंदोलन हो गया 71 के बड़ी विजय के बाद। लेकिन कांग्रेस ने पूरा लाभ लेने की कोशिश की थी, इसमें कोई सियासत है, सियासत को इससे नहीं निकाल और हर पार्टी करती है जिसके शासन कोई भी पार्टी हो। हाँ, एक आखिरी सवाल, देखिए पूरी चर्चा हो गई लेकिन इसमें एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बार बार जब बात नैरेटिव की हो रही है, अगर ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की जो छवि है, पीएम मोदी की जो छवि है, उसके नैरेटिव, उसके ब्रांड इमेज को समझने की कोशिश करूं, आपको कैसे लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए था वो कर रहे हैं। जो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, देर से ही हुआ लेकिन हुआ, और उसके बाद जो आदमपुर हवाई अड्डे से पूरा हुआ कि S-400 के पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वक्तव्य रखा और पूरी दुनिया को संदेश दिया। और अभी जो बात हो रही थी नूर खान एयरवेज की, तो उस पर तो शहबाज शरीफ का वीडियो आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे फ़ोन करके बताया कि हमारे नूर खान हवाई अड्डे पर हमला हो चुका है और हमें काफ़ी नुकसान हुआ और कई जगह मिसाइलें गिरी हैं। ये वीडियो सेना को संबोधित करते हुए सेना के बड़े, तो जब उनके प्रधानमंत्री की स्वीकृति आ गई वो तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। हमें इससे 2-3 बड़े सबक मिले जिनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि आज के समय का जो है वो युद्ध बदल चुका है। एक बात जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब पहले दिन हमने 21 ठिकाने चिन्हित किए, उनमें से 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उस हमले को करते वक्त हमारा भी नुकसान हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि चीन की और तुर्की की ताकत पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, जिसको शायद हम ठीक से आंक नहीं पाए। ये हमारी कमजोरी भी रही और सेना को ये समझ में आ गया और सेना अपने स्तर पर उसको, इसी वजह से जब बाद में उन्होंने 400-500 ड्रोन भेजे, उनको हमने नाकाम किया। स्वार्म ड्रोन अटैक जो हमारे ऊपर हुआ था, उसके जवाब में जब आकाश और ब्रह्मोस सक्रिय हुई और उससे पाकिस्तान, तो वो हमारी शक्ति है। लेकिन वो शायद ऐसा ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र तब निकलता है जब युद्ध में वो स्थिति आ जाए। अगर वो एक ही दिन में स्थिति आ गई थी तो हमको देखना पड़ेगा कि चूक कहां पर हुई तैयारी में। दूसरा, अब पैदल सेना भेजकर अंदर घुसकर मारने वाली लड़ाइयां नहीं होंगी, यही वाली लड़ाई होंगी जिसमें तकनीक लड़ेगी, व्यक्ति केवल तकनीक के पीछे खड़ा रहेगा। उसकी हमारी, तो शायद इस पूरे बुरे में अच्छा ये है कि हमको इसमें सबक मिल गया कि हमारी तैयारी कितनी है। तैयारी को परखने का, हथियारों को परखने का, केवल अनुसंधान और अभ्यास से आगे निकलकर सचमुच की लड़ाई में वो कारगर कितने हैं। ब्रह्मोस की आज दुनिया में चर्चा हो रही है, डिमांड हो रही है, हम बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो अलग मसला है। लेकिन हमको ये भी पता लग गया कि दुनिया के मंच पर जिस तरीके से हमको कूटनीतिक सहायता की जरूरत है, उसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। अमेरिका की तो बात करना इसलिए बेकार है कि एक उतावला व्यापारी वहां का राष्ट्रपति बन चुका है और उसने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की गरिमा को जितना गिराया है पिछले कुछ दिनों में,
उसको उस पर चर्चा करना बेकार है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे मैं सहमत। लेकिन हम अपने आप को और अपनी नीतियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और सबके रिएक्शंस को देखते हुए, जैसे हम तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं ना, कि भाई हमने आपके भूकंप में इतनी मानवीय मदद पहुंचाई, आप उसका भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, आप लगातार उनको ड्रोन अगर सप्लाई कर रहे हैं और आतंकवादी देश को हमारे पास 2-3 बहुत बड़ी तस्वीरें इस मामले से निकल कर आई है। वो तस्वीर जिसमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जनाजे में खड़े हुए आतंकवादियों के, उस तस्वीर को दुनिया के सामने एक्सपोज की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा ये उसका उपयोग करेगा। अगर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापारिक डील कर रहा, तो आपको फिर हमारे साथ के समीकरण को सोचने की जरूरत क्या रह गई है? अरे उसको अलकायदा का सहयोगी बताया, आपने जेल में डाला, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का आपने इनाम घोषित किया। अब उस व्यक्ति $10 बिलियन उसके उस व्यक्ति के साथ आप जब व्यापारिक डील करते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि अमेरिका कहां जा रहा है। वो सऊदी अरब में किस तरह की लड़ाई है, जिस सीरिया पर इतने प्रतिबंध लगाए, आईसिस के साथ बगदादी का सहयोगी रहा है अहमद अल शरा। ये हमने नहीं घोषित किया है, ये अमेरिका ने कहा है कि ये बगदादी का सहयोगी है। और बगदादी के सहयोगी से हाथ मिलाने वाले अमेरिका से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत के साथ गलबैयां करेगा? आईएमएफ से जो फंड रिलीज हुआ है 14 करोड़ रुपए तो शहबाज शरीफ घोषित कर चुके हैं ना, जो मसूद अजहर के फैमिली को देंगे। हमको अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमको अपनी शक्ति को, साधना को और मजबूत करने की जरूरत है। जिन देशों से हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, दरअसल उनके लिए हम नेता और मसीहा हैं, और जिन देशों को मदद करनी चाहिए वो खुद अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं। यूरोप से, अमेरिका से, पश्चिम के देशों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और एशिया के दूसरे देश तो बल्कि भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर चीन को कमजोर करने की कोई भी कोशिश अमेरिका करता है तो मजबूत कौन होगा? भारत। इससे अमेरिका बहुत अच्छे से सतर्क है। अमेरिका में इस वक्त ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति है जिसको धंधे पानी से ज्यादा कुछ सूझ नहीं रहा। वो अमेरिका की बरसों की कूटनीति तक को पीछे छोड़कर दुनिया के समीकरण को अगर बदलने में लगा है। हमारा नुकसान नहीं हो जाए, केवल इतनी सतर्कता की आवश्यकता है। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। जल्दी से एक सबक ये मिला है कि अब लड़ना सामने भले पाकिस्तान हो, लेकिन लड़ाई चीन से ही होगी। हथियार, उनकी तकनीक, उनका सारा समर्थन, तो ये भारत को एक जरूर ये पहले से आपको उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार होना होगा, क्योंकि ये लड़ाई के साथ नहीं होता तो पहले वाले हमले में हमारा नुकसान भी नहीं होता। हमारा नुकसान इसलिए होगा कि चीन उनके साथ था, तुर्की उनके साथ था। और जाहिर सी बात है उसका नतीजा भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद भारत का जो पलटवार था वो हमने देखा। लेकिन आखिर में जो बात आपने कही कि सबसे ज़रूरी है कि इस पूरी तस्वीर में भारत जिस तरीके से अकेला खड़ा रहा, अब भारत को अपनी आगे की रणनीति भी उसी तरह की बनानी होगी, क्योंकि लड़ाई केवल जंग के मैदान में नहीं होगी, पूरी दुनिया में उसको लेकर एक नैरेटिव बनेगी। नैरेटिव वॉर होगी, वो चाहे इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आम लोगों के बीच हो, अलग अलग देशों के बीच हो। उसके लिए भी भारत को अभी से तैयार होना होगा, क्योंकि आगे अगर इस तरह की स्थिति बनती है और ना भी बने तो भी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाने होंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।